टेस्ट लिया जाता है। इसाबेला का कहना है कि वो बच्चों को इसलिए पढ़ाती है ताकि जब बाहर की दुनिया से कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट करने आए तो वो बाहर अच्छे से जी सके। लेकिन इस अनाथालय की दो चीजें बहुत ही अजीब हैं। पहली बात तो यह कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सभी के गले पर एक नंबर का टैटू बना हुआ है। हर बच्चे की पहचान उसके इसी नंबर से होती है। दूसरी बात, यहाँ रहने वाला कोई भी बच्चा अनाथालय के चारों तरफ लगी लकड़ी की फेंस को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा वहाँ एक बड़ा सा मेन गेट भी है जिसके पास जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इसाबेला बच्चों से कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें इसी फेंस के अंदर रहना चाहिए और कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारी मुलाकात अनाथालय के 3 सबसे बड़े और होशियार बच्चों से होती है, जिनके नाम हैं एमा, नॉर्मन और रे। दोपहर के समय ये सभी बच्चे मैदान में पकड़म पकड़ाई का गेम खेलते हैं। नॉर्मन अपने तेज दिमाग की वजह से जंगल में छिपे सभी बच्चों को बहुत आसानी से ढूंढ निकालता है, यहाँ तक कि वो सबसे फुर्तीली एमा को भी अपनी चाल में फंसाकर पकड़ लेता है। यह गेम असल में इन बच्चों की दिमागी और शारीरिक कसरत का एक हिस्सा है, जिससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसी बीच अनाथालय में एक खबर आती है कि कानी नाम की एक 6 साल की छोटी बच्ची को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। कानी बहुत ही मासूम लड़की है जो हमेशा अपने हाथ में एक खरगोश का टेडी बियर रखती है, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। अनाथालय का नियम है कि जो बच्चा एक बार यहाँ से अडॉप्ट होकर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शाम को कानी की विदाई होती है। सभी बच्चे बहुत उदास होते हैं। कानी रोते हुए सबसे वादा करती है कि वो बाहर की दुनिया में जाकर सबको लेटर्स जरूर भेजेगी। लेकिन यहाँ नॉर्मन और रे सोचते हैं कि आज तक जितने भी बच्चे यहाँ से गए किसी ने भी कभी कोई लेटर नहीं भेजा। खैर, माँ इसाबेला कानी का हाथ पकड़कर उसे मेन गेट की तरफ ले जाती है। कानी के जाने के थोड़ी देर बाद एमा और नॉर्मन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी एमा की नजर टेबल पर पड़ती है जहां कानी का पसंदीदा टेडी बियर छूट गया था। एमा परेशान हो जाती है क्योंकि कानी इस टेडी के बिना कहीं नहीं जाती थी। तभी वहां रे आता है और कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी जल रही है, जिसका मतलब कानी अभी वहीं होगी। अगर तुम लोग जल्दी जाओ तो उसे ये टेडी बियर दे सकते हो। एमा और नॉर्मन जानते थे कि गेट के पास जाना नियम के खिलाफ है, फिर भी एमा और नॉर्मन हाथ में कानी का वो टेडी बियर लेकर तेजी से मेन गेट की तरफ भागते हैं। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक बड़ा ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि कानी शायद इसी ट्रक के अंदर होगी। नॉर्मन और एमा ट्रक के अंदर की तरफ झांकते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कानी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक लाल रंग का फूल रखा हुआ था। एमा डर के मारे कांपने लगती है और उसके हाथ से वो टेडी बियर वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नॉर्मन तुरंत समझदारी दिखाता है और एमा का हाथ पकड़कर ट्रक के नीचे छुप जाता है। वहां वो देखते हैं कि 2 बहुत ही भयानक और बड़े बड़े डीमंस आते हैं। वो दोनों राक्षस कानी की बॉडी को ट्रक से निकालकर एक पानी से भरे कैप्सूल में डाल देते हैं। वहां वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह के इंसानों का मीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इन बच्चों को सिर्फ हमारे खाने के लिए ही यहाँ पाला जाता है। उनकी बातें सुनकर एमा और नॉर्मन को पूरा सच समझ में आ जाता है कि उनका यह अनाथालय असल में कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है, जहाँ सभी बच्चों को डीमंस का खाना बनाने के लिए रखा गया है। तभी वहाँ माँ इसाबेला आ जाती है। वो उन राक्षसों से बहुत ही नॉर्मली बात करती है और वादा करती है कि अगली बार वो उनके लिए और भी इंटेलिजेंट बच्चा तैयार रखेगी, क्योंकि राक्षसों के यहाँ इंटेलिजेंट बच्चों का मीट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी बीच एक राक्षस को हवा में बच्चे की खुशबू आ जाती है। वो नीचे चेक करता है तो उसे जमीन पर गिरा कानी का टेडी बियर मिलता है। राक्षस उसे उठाकर इसाबेला को दे देता है। इसाबेला टेडी को देखकर समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ आया था। हालांकि एमा और नॉर्मन राक्षस के देखने से पहले ही वहां से भागकर सीधे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एमा बैठकर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी इसाबेला एक बुरी इंसान है और वो जहां रहती है वो जगह कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है। नॉर्मन उसे शांत करता है और कहता है कि हमें इस अनाथालय से भागना होगा। इस पर एमा कहती है, हम यहाँ से अकेले नहीं भागेंगे बल्कि अनाथालय के बाकी सभी बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। नॉर्मन भी उसका साथ देने का वादा करता है। अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय के माहौल में बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं ताकि इसाबेला को उन पर कोई शक न हो। दोनों चुपके से अनाथालय की उस फेंस के पास जाते हैं। नॉर्मन एमा से कहता है, यहाँ से भागने के लिए हमें बहुत ही पक्की और मजबूत प्लानिंग करनी होगी। जब तक हमारा पूरा प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक हम बाकी बच्चों को इस सच के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना सब डर जाएंगे। इसके बाद
दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं। जंगल के आखिर में पहुंचकर वो देखते हैं कि आगे एक बहुत ही ऊंची और विशाल दीवार बनी हुई है। उस दीवार को बिना किसी मदद के पार करना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि दीवार पर चढ़ने के लिए उन्हें अनाथालय से कुछ मजबूत रस्सियों का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ मैदान में खेल रहे बच्चे अचानक परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक छोटी लड़की गायब हो गई थी। तभी माँ इसाबेला वहां आती है और बच्चों को परेशान देखकर बिल्कुल नहीं घबराती। वो तुरंत अपनी जेब से एक अजीब सी घड़ी जैसी दिखने वाली मशीन निकालती है, उसकी स्क्रीन पर कुछ चेक करती है और सीधे जंगल की ओर चली जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसाबेला उस खोई हुई लड़की को अपने साथ मैदान में वापस ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इसाबेला ने सभी बच्चों के शरीर में कोई सीक्रेट ट्रैकर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लाइव लोकेशन का पता लगा लेती है। यानी अब उनके लिए यहाँ से भागना और भी मुश्किल हो गया था। अगले दिन एमा और नॉर्मन फिर से जंगल में जाते हैं और एक खोखले पेड़ के अंदर कुछ रस्सियां छिपा देते हैं। इसी दौरान रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। रे उनसे सीधे पूछता है, आखिर तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? नॉर्मन और एमा बिना कुछ छुपाए रे